दुनिया के नक्शे पर मौजूद किसी झील का नाम बदलना सुनने में शायद आपको एक मामूली प्रशासनिक फैसला लगे, लेकिन अगर यही फैसला दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य और आर्थिक ताकतों में से एक अमेरिका के राष्ट्रपति करे और जो झील का नाम बदला जा रहा है उसका एक बड़ा हिस्सा दूसरे देश यानी कनाडा से भी जुड़ा हो, तो मामला सिर्फ एक नाम का नहीं रह जाता। और इस वक्त अमेरिका में कुछ ऐसा ही हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लेक ओंटारियो का नाम बदलकर लेक अमेरिका करने का आदेश दे दिया है और उस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अमेरिका के सरकारी रिकॉर्ड और नक्शों में अब इस झील के लिए नया नाम इस्तेमाल करने की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन कनाडा ने साफ कह दिया है, आप अपने कागजों में जो चाहे लिखिए, हमें इसे लेक अमेरिका नहीं लेक ओंटारियो ही कहेंगे। यानी ट्रंप के नाम बदलने का आदेश तो दे दिया गया है, लेकिन कनाडा ने इस फैसले को मानने से ही इनकार कर दिया है। अब सवाल है, क्या ट्रंप सिर्फ एक झील का नाम बदल रहे हैं या फिर ये कनाडा पर अमेरिकी दबदबा दिखाने की कोशिश है? क्योंकि जिस समय अमेरिका और कनाडा के बीच टैरिफ को लेकर तनाव चरम पर है, उसी समय ये फैसला सामने आया है और यही वजह है कि इस पूरे मामले को सिर्फ नक्शे में एक शब्द बदलने की कहानी समझना बड़ी भूल होगी। इस कहानी में टैरिफ है, व्यापार है, सीमा सुरक्षा है, कनाडा का या कनाडा को अमेरिका का कम से कम 50वां राज्य बनाने की ट्रंप की पुरानी बयानबाजी है। और सबसे बड़ी बात, एक पड़ोसी और संप्रभु देश की पहचान और फैसलों को लेकर लगातार बढ़ता तनाव है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि ट्रंप का यही रवैया हमें ईरान के साथ अमेरिकी टकराव की तरफ भी देखने पर मजबूर करता है। एक तरफ अमेरिका दूसरे देशों से संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय नियमों की बात करता है, दूसरी तरफ जब खुद कोई कदम उठाता है तो सवाल उठता है कि क्या वही नियम अमेरिका पर भी लागू होते हैं। ईरान लंबे समय से अमेरिकी दबाव और प्रतिबंधों के खिलाफ अपनी संप्रभुता की बात करता रहा है। तेहरान का तर्क रहा है कि वो किसी भी देश को अपनी राष्ट्रीय नीतियां तय करने का अधिकार है और बाहरी दबाव के जरिए उसे झुकाने का या उसे झुकाने की कोशिश स्वीकार नहीं की जा सकती। तो क्या लेक ओंटारियो का विवाद अमेरिका की इसी बड़ी विदेश नीति का छोटा सा उदाहरण है? आइए पूरी कहानी समझते हैं। लेक ओंटारियो अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित 5 बड़ी झीलों यानी ग्रेट लेक्स में से एक है। इसके एक तरफ अमेरिका का न्यूयॉर्क राज्य है तो दूसरी तरफ कनाडा का ओंटारियो प्रांत। यानी यह झील सिर्फ अमेरिका की नहीं है, ये दोनों देशों से जुड़ा हुआ साझा जल क्षेत्र है। और अब इसी झील का नाम बदलकर ट्रंप प्रशासन अमेरिका में सरकारी इस्तेमाल में लेक अमेरिका करना चाहते हैं। ट्रंप ने इस फैसले की तुलना पहले किए गए एक फैसले से की, जब उन्होंने गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम अमेरिकी सरकारी इस्तेमाल के लिए गल्फ ऑफ अमेरिका करने का आदेश दिया था। ट्रंप की राजनीति में सिंबॉलिक पॉलिटिक्स यानी प्रतीकात्मक फैसलों का महत्व काफी ज्यादा रहा है। नाम बदलना, जगहों को नया नाम देना, नक्शों और सरकारी रिकॉर्ड में बदलाव करना, ये फैसले सिर्फ शब्द बदलने तक सीमित नहीं होते, इनके पीछे राजनीतिक संदेश भी छिपा है। और ट्रंप का संदेश बिल्कुल साफ नजर आता है, अमेरिका फर्स्ट। लेकिन समस्या यहीं से शुरू होती है। अगर कोई स्थान 2 देशों से जुड़ा हुआ है तो क्या एक देश अकेले उसके नाम को बदल सकता है? अमेरिका अपने सरकारी दस्तावेजों में किसी नाम का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कनाडा भी उसी नाम को स्वीकार करने के लिए बाध्य है। और कनाडा ने यही किया है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने ट्रंप के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कनाडाई लोग जानते हैं कि इस झील का नाम, वास्तविक नाम लेक ओंटारियो है। यानी कनाडा का रुख बिल्कुल स्पष्ट है। अमेरिका अपने दस्तावेजों में चाहे लेक अमेरिका लिखे, लेकिन कनाडा इसे लेक ओंटारियो ही कहेगा। अब जरा सोचिए, एक ही झील, अमेरिका कहता है उसे लेक अमेरिका, कनाडा कहता है लेक ओंटारियो, और बाकी दुनिया वो दोनों नामों का इस्तेमाल अलग अलग संदर्भों में देख सकती है। यही वजह है कि ये विवाद सिर्फ नाम का नहीं बल्कि संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय सहमति का भी सवाल बन गया है। अब सवाल आता है कि क्या ट्रंप सचमुच झील का नाम बदल सकते हैं? इसका जवाब है, अमेरिका अपने सरकारी इस्तेमाल में नाम बदल सकता है, लेकिन अमेरिका के ऐसा करने से पूरी दुनिया के नक्शे पर अपने आप इसका नाम बदल नहीं जाता। किसी देश की सरकार अपनी सरकारी रिकॉर्ड में किसी स्थान को किसी नाम से बुला सकती है, लेकिन अगर वही जगह किसी दूसरे देश से भी जुड़ी हुई है तो दूसरा देश अपनी आधिकारिक भाषा और रिकॉर्ड में दूसरा नाम इस्तेमाल कर सकता है। लेक ओंटारियो का मामला इसी वजह से दिलचस्प है। अमेरिका कह सकता है लेक अमेरिका, कनाडा कह सकता है लेक ओंटारियो, लेकिन इससे झील का
या झील की जो ओनरशिप है वो नहीं बदलती। सिर्फ नाम बदलने से कनाडा का हिस्सा अमेरिका का हिस्सा नहीं बन जाता। ये बात बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी भौगोलिक स्थान का नाम बदलना और उसकी कानूनी स्थिति बदलना दो बिल्कुल अलग चीजें हैं। अगर अमेरिका सरकारी नक्शे में लेक अमेरिका लिख देता है तो इससे कनाडा की जमीन या जल क्षेत्र पर अमेरिका का कोई नया अधिकार पैदा नहीं हो जाता। यानी ट्रंप का आदेश एक प्रशासनिक और राजनीतिक कदम हो सकता है, लेकिन इसमें सीमा नहीं बदलती। लेकिन ट्रंप यहां तक पहुंचे कैसे? ये फैसला अचानक आसमान से नहीं गिरा है। ट्रंप ने पहले ही लेक ओंटारियो का नाम बदलने की बात कही थी। उन्होंने संकेत दिया था कि अमेरिका और कनाडा के बीच व्यापारिक संबंधों को लेकर वो खुश नहीं है और झील का नाम बदलने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। इसके बाद जल्द ही आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए गए। ट्रंप ने अपने आदेश में लेक ओंटारियो को अमेरिकी अर्थव्यवस्था, विरासत, व्यापार, जहाजरानी, रक्षा, कृषि और ऊर्जा के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने ग्रेट लेक्स के संरक्षण में अमेरिका द्वारा किए गए खर्च का भी हवाला दिया है यहाँ पर। लेकिन यहाँ एक और बड़ा सवाल है, अगर अमेरिका ने किसी जल क्षेत्र के संरक्षण पर पैसा खर्च किया है तो क्या उसके आधार पर एक जल क्षेत्र का नाम बदलने का अधिकार मिल जाता है उन्हें? अगर कोई देश किसी साझा प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण में ज्यादा पैसा खर्च करे तो क्या वो उसके नाम पर अपना दावा ठोक सकता है? अगर इस तर्क को दुनिया के हर हिस्से पर लागू किया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कितने नए विवाद पैदा हो जाएंगे। यही वजह है कि आलोचक इसे सिर्फ प्रशासनिक फैसला नहीं बल्कि राजनीतिक प्रदर्शन के तौर पर देख रहे हैं। ट्रंप की पूरी राजनीति का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका फर्स्ट पर आधारित रहा है, लेकिन आलोचकों का सवाल है, क्या अमेरिका फर्स्ट का मतलब अमेरिका अलोन भी हो सकता है? अमेरिका दुनिया से कहता है कि उसके साथ व्यापार करो। अमेरिका चाहता है कि सहयोगी देश उसकी सुरक्षा नीतियों के साथ खड़े हो। अमेरिका चाहता है कि दूसरे देश उसके प्रतिबंधों का पालन करें। अमेरिका चाहता है कि दूसरे देश उसके आर्थिक फैसलों को गंभीरता से लें। लेकिन जब किसी पड़ोसी देश की बात आती है तो क्या अमेरिका वही सम्मान उसकी संप्रभुता को भी देता है? कनाडा का कहना है कि वो अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर फैसले करेगा और यही वो जगह है जहां ट्रंप और कनाडा के बीच टकराव लगातार बढ़ता गया। दोनों देशों के बीच सबसे बड़ा विवाद टैरिफ को लेकर है। अमेरिका ने कनाडाई सामान पर भारी टैरिफ लगाने की नीति अपनाई। कनाडा ने भी जवाबी कार्रवाई की, यानी मामला बन गया है, तुम टैक्स बढ़ाओगे हम भी बढ़ाएंगे। अमेरिका कहता है कनाडा उसके साथ व्यापार में उचित व्यवहार नहीं करता। कनाडा का जवाब है कि अमेरिका दबाव या अमेरिकी दबाव को हम स्वीकार नहीं करेंगे और इस व्यापार युद्ध का असर सिर्फ सरकारों तक सीमित नहीं रहता। जब टैरिफ बढ़ते हैं तो कंपनियों की लागत बढ़ती है। कई मामलों में इसका असर सामान की कीमतों पर पड़ सकता है। किसानों से लेकर उद्योगों तक इसका असर पहुंच सकता है। यानी वॉशिंगटन और ओटावा में बैठे नेता भले ही बयानबाजी करें, लेकिन अंत में कीमत आम नागरिकों और कारोबारियों को भी चुकानी पड़ सकती है। अब इस विवाद का सबसे संवेदनशील हिस्सा, ट्रंप कई बार कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की बात कह चुके हैं। कनाडा ने इस विचार को खारिज किया है। कनाडाई राजनीति में यह मुद्दा बेहद संवेदनशील है, क्योंकि कोई भी संप्रभु देश अपनी पहचान, सरकार और सीमाओं को लेकर बेहद गंभीर होता है। जब किसी दूसरे देश का राष्ट्रपति बार बार उसे अपने देश का हिस्सा बनाने की बात करे तो इसे मजाक कहकर नजरअंदाज करना आसान नहीं होता। और फिर उसी दौर में अगर साझा झील का नाम भी बदल दिया जाए तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या सिर्फ मजाक और सिंबॉलिज्म है ये सब, या इसके पीछे अमेरिका की शक्ति का प्रदर्शन भी है। ट्रंप और कनाडा के नेताओं के बीच व्यक्तिगत बयानबाजी भी कई बार सुर्खियों में रही है। जस्टिन ट्रूडो के प्रधानमंत्री रहते ट्रंप ने उन्हें गवर्नर कहकर संबोधित किया था। यह शब्द कनाडा में सिर्फ मजाक के तौर पर नहीं देखा गया, क्योंकि गवर्नर शब्द और अमेरिकी राजनीति व्यवस्था में अलग अर्थ रखता है। कनाडा के लिए प्रधानमंत्री एक संप्रभु देश का नवनिर्वाचित या निर्वाचित नेता है। इसलिए उसे किसी अमेरिकी राज्य के गवर्नर के समान संबोधित किया जाता है तो उसमें राजनीतिक संदेश साफ नजर आता है। अब मार्क कार्नी के साथ भी टकराव दिखाई दे रहा है और लेक ओंटारियो का विवाद इस तनाव में एक और अध्याय जोड़ रहा है। अमेरिका कनाडा विवाद सिर्फ व्यापार तक सीमित नहीं है। ट्रंप प्रशासन ने सीमा सुरक्षा, अवैध प्रवास और फेंटानिल जैसी नशीली दवाओं की तस्करी को लेकर भी कनाडा पर दबाव बनाया है। अमेरिका का आरोप रहा है कि उत्तरी सीमा से जुड़े सुरक्षा मुद्दों को ज्यादा सख्ती से नियंत्रित करने की जरूरत है। कनाडा ने भी अपनी तरफ से सुरक्षा और सीमा नियंत्रण पर कदम उठाए हैं, लेकिन यहाँ भी विवाद यही है कि अमेरिका कितना दबाव डाल सकता है और कनाडा कितना स्वीकार कर सकता है। यानी दोनों देशों के बीच समस्या एक नहीं बल्कि कई स्तरों पर है।
ट्रेड, बॉर्डर, ड्रग्स, एग्रीकल्चर और अब लेक ओंटारियो का नाम। अमेरिका और कनाडा के बीच डेयरी और कृषि क्षेत्र में भी लंबे समय से मतभेद है। कनाडा का सप्लाई मैनेजमेंट सिस्टम उसके किसानों और डेयरी उद्योग की विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए बनाया गया है। अमेरिका चाहता है कि कनाडा अपना बाजार अमेरिकी किसानों और उत्पादकों के लिए ज्यादा खोले। कनाडा अपने किसानों के हितों की रक्षा की बात करता है, यानी यहाँ भी दोनों देशों की प्राथमिकताएं अलग है। अमेरिका कहता है फ्री ट्रेड, कनाडा कहता है डोमेस्टिक प्रोटेक्शन, और फिर दोनों के बीच टैरिफ का चक्र शुरू हो जाता है। अब जिस झील का नाम बदलने की बात हो रही है उसका इतिहास भी बेहद पुराना है। दोस्तों, लेक ओंटारियो का नाम यूरोपीय उपनिवेशवाद के पहले से इस क्षेत्र की स्थानीय भाषाओं और समुदायों से जुड़ा हुआ है। ओंटारियो शब्द के संबंध में एक प्रचलित व्याख्या इससे स्थानीय ह्यूरॉन भाषा का शब्द से जोड़ती है, जिसका अर्थ है चमकते पानी की झील में आसपास बताया गया है। बाद में कनाडा के ओंटारियो प्रांत का नाम भी इसी झील से जुड़ा है, यानी जिस नाम को ट्रंप बदलने की कोशिश कर रहे हैं वो केवल एक आधुनिक लेप नहीं है, उसके पीछे सदियों का इतिहास है, भूगोल है, स्थानीय समुदायों की विरासत है और कनाडाई पहचान का एक हिस्सा भी उससे जुड़ा हुआ है। यही कारण है कि कनाडा का इसे स्वीकार करने से इनकार करना समझ में आता है। लेकिन यहाँ से कहानी ईरान की तरफ भी मुड़ती है, और वो कैसे? यही वो हिस्सा है जहां ट्रंप की विदेश नीति पर सबसे बड़ा सवाल उठता है। अमेरिका लंबे समय से ईरान पर आर्थिक प्रतिबंधों और राजनीतिक दबाव का इस्तेमाल करता रहा है। वॉशिंगटन चाहता है कि ईरान अपनी कई नीतियों में बदलाव करे, लेकिन ईरान का जवाब हमेशा से यही रहा है कि उसकी विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के फैसले किसी बाहरी शक्ति के आदेश पर तय नहीं होंगे। यानी दोनों मामलों में एक समान सवाल सामने आता है, किसी संप्रभु देश को अपने फैसले लेने की कितनी स्वतंत्रता है। कनाडा कह रहा है कि हम लेक ओंटारियो को लेक ओंटारियो ही कहेंगे। ईरान कहता है हम अपनी राष्ट्रीय नीतियों पर बाहरी दबाव स्वीकार नहीं करेंगे। दोनों परिस्थितियां एक जैसी नहीं है, लेकिन दोनों में संप्रभुता का सवाल जरूर दिखाई देता है, और यही ट्रंप की विदेश नीति के आलोचकों का सबसे बड़ा फर्क है। अगर अमेरिका दूसरे देशों से उनकी संप्रभुता का सम्मान करने की अपेक्षा करता है, तो क्या अमेरिका को भी वही सिद्धांत अपने ऊपर लागू नहीं करना चाहिए? ईरान के साथ अमेरिका का विवाद वर्षों पुराना है। परमाणु कार्यक्रम से लेकर प्रतिबंधों तक, मध्य पूर्व की राजनीति से लेकर क्षेत्रीय सुरक्षा तक, दोनों देशों के बीच अविश्वास जो है वो बहुत गहरा है। अमेरिका ईरान पर दबाव बनाने के लिए सैंक्शंस और डिप्लोमेटिक प्रेशर का इस्तेमाल करता है। ईरान इसे अमेरिकी हस्तक्षेप के तौर पर देखता है। तेहरान का कहना है कि पश्चिमी दबाव के बावजूद वो अपनी स्वतंत्र विदेश नीति जारी रखेगा। यहाँ किसी एक देश के दावे को बिना जांचे अंतिम सत्य मानना सही नहीं होगा, लेकिन एक बात स्पष्ट है, अमेरिका और ईरान के बीच टकराव सिर्फ हथियारों का, परमाणु कार्यक्रम का नहीं है, ये इन्फ्लुएंस और संप्रभुता की भी लड़ाई है। और यही वजह है कि दुनिया के कई देशों की नजर इस टकराव पर बनी रहती है। ट्रंप को समझने का एक तरीका ये भी है कि वो प्रतीकों का इस्तेमाल राजनीतिक संदेश के लिए करते हैं। नाम बदलना, टैरिफ लगाना, सीमा पर सख्ती, अमेरिका फर्स्ट की घोषणा, दूसरे देशों पर दबाव, ये सब एक बड़े राजनीतिक नैरेटिव का हिस्सा है। ट्रंप अपने समर्थकों को यह संदेश देना चाहते हैं कि अमेरिका अब दूसरे देशों के सामने पीछे नहीं हटेगा। लेकिन आलोचकों का सवाल है, क्या हर विवाद का समाधान दबाव से निकलेगा? क्या हर साझेदार को धमकी देकर अमेरिका मजबूत होगा? क्या व्यापारिक सहयोगियों के साथ टकराव अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए भी नुकसानदेह नहीं हो सकता? और क्या दुनिया के दूसरे देशों को लगातार ये संदेश देना कि अमेरिका अपनी शर्तें मनवाएगा लंबे समय में अमेरिका के लिए रणनीतिक नुकसान नहीं बन सकता? ईरान के संदर्भ में भी यही सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। ईरान लंबे समय से अमेरिकी दबाव के सामने अपनी स्वतंत्रता की बात करता आया है। उसकी राजनीति में इंडिपेंडेंस और रेजिस्टेंस का नैरेटिव बेहद महत्वपूर्ण है। अमेरिका की ओर से दबाव बढ़ता है तो ईरान अपनी स्थिति और मजबूत करने की कोशिश करता है, यानी प्रेशर हमेशा सरेंडर नहीं करवाता। कई बार प्रेशर उल्टा रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है। और यही बात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए महत्वपूर्ण है। अगर कोई बड़ी शक्ति किसी दूसरे देश से अपनी शर्तें मनवाना चाहती है तो सामने वाला देश हमेशा झुक जाए, ये जरूरी नहीं है। ईरान उसका एक बड़ा और शानदार उदाहरण है। अब कनाडा के मामले में भी एक अलग स्तर पर यही बात दिखाई दे रही है। अमेरिका कहता है लेक अमेरिका, कनाडा कहता है लेक ओंटारियो। क्या कनाडा झुकेगा? फिलहाल उसका संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। वो लेक ओंटारियो का नाम बदलने के अमेरिकी फैसले को अपने ऑफिशियल यूजेज में, यानी जो रोजमर्रा की कागजात पे जो नाम यूज होगा उसमें स्वीकार करने वाला नहीं है। यानी अमेरिका अपनी तरफ से लेक अमेरिका लिख सकता है, लेकिन कनाडा अपनी तरफ से लेक ओंटारियो लिखता रहेगा।
इसका मतलब ये है कि ट्रंप आदेश तो जारी कर देते हैं, लेकिन उस दूसरे देश की शब्दावली पर उनका पूरा नियंत्रण नहीं है। और शायद यही इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा संदेश है। पावर कैन चेंज एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, लेकिन पावर कैन नॉट ऑटोमेटिकली चेंज अनदर कंट्रीज आइडेंटिटी। ट्रंप का यह पहला नाम बदलने वाला विवाद नहीं है। गल्फ ऑफ मेक्सिको के मामले में अमेरिका ने अपने सरकारी इस्तेमाल के लिए नया नाम अपनाने का फैसला किया, लेकिन मेक्सिको ने इसे स्वीकार नहीं किया। यानी एक पैटर्न दिखाई देता है। अमेरिका अपने सरकारी डॉक्यूमेंट्स में नाम बदल लेता है, दूसरा देश अपने दस्तावेजों में पुराने नाम का इस्तेमाल जारी रखता है और दुनिया के सामने दोनों नाम मौजूद रहते हैं। इससे एक बड़ा सवाल पैदा होता है, क्या किसी भौगोलिक नाम की ताकत सिर्फ इसलिए बदल जाती है क्योंकि एक बड़ी शक्ति ने उसे बदलने का आदेश दिया है? जवाब है, जरूरी नहीं है, क्योंकि ज्योग्राफी किसी राष्ट्रपति के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं बदलती, सीमाएं किसी ट्वीट या बयान से नहीं बदलती और संप्रभुता भी किसी दूसरे देश के राजनीतिक फैसले से खत्म नहीं होती। अगर इस पूरे विवाद को राजनीतिक नजरिए से देखें तो दोस्तों, ट्रंप अपने समर्थकों को एक संदेश दे रहे हैं। अमेरिका अब अपने हितों को प्राथमिकता देगा, लेकिन दूसरे नजरिए से आलोचक कहते हैं अमेरिका फर्स्ट की नीति कहीं अमेरिका अगेंस्ट एवरीवन की नीति ना बन जाए, क्योंकि अमेरिका के सहयोगी भी हैं। कनाडा नाटो का सदस्य है, यूरोपीय देश अमेरिका के लंबे समय से साझेदार है, एशिया में भी अमेरिका के रणनीतिक सहयोगी हैं। अगर हर रिश्ते को टैरिफ, धमकी और दबाव के चश्मे से देखा जाएगा तो क्या सहयोग की भावना कमजोर नहीं होगी? और यही सवाल ईरान के मामले में भी उठता है। ईरान अमेरिका का सहयोगी नहीं है, लेकिन क्या विरोधी देशों के साथ भी कूटनीति की कोई जगह नहीं होनी चाहिए? क्या हर समस्या का जवाब सैंक्शंस और प्रेशर ही है, या बातचीत का रास्ता भी खुला रहना चाहिए? ईरान लंबे समय से अमेरिकी दबाव के सामने अपनी स्वतंत्र नीति की बात करता आया है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव जितना गहरा हो, लेकिन एक बात तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का समाधान केवल दबाव से हासिल करना आसान नहीं होता। अगर अमेरिका वास्तव में मध्य पूर्व में स्थिरता चाहता है तो उसे सिर्फ अपनी ताकत नहीं बल्कि कूटनीति की ताकत भी दिखानी है। अब सवाल यह कि अमेरिका कनाडा के रिश्ते कितने बिगड़ सकते हैं। अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि दोनों के रिश्ते टूटने की स्थिति में पहुंच गए हैं, क्योंकि अमेरिका और कनाडा की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई है। दोनों के बीच व्यापार बेहद बड़ा है, दोनों देशों के बीच सुरक्षा सहयोग है, सीमा पर वर्षों से सहयोग है, ऊर्जा क्षेत्र में संबंध है, सप्लाई चेन एक दूसरे पर निर्भर है। इसलिए किसी एक विवाद के कारण पूरी साझेदारी को खत्म कर देना ऐसा संभव नहीं है। लेकिन अगर टैरिफ विवाद बढ़ता गया, अगर राजनीतिक बयानबाजी और आक्रामक होती गई, अगर संप्रभुता के सवाल पर दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए, तो रिश्तों में तनाव जरूर बढ़ सकता है। अब वापस उस सवाल पर आते हैं जिससे हमने शुरू की थी। लेक ओंटारियो का नाम बदलकर लेक अमेरिका करने से अमेरिका को वास्तव में क्या मिलेगा? क्या अमेरिकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाएगी इससे? क्या कनाडा अमेरिकी शर्तें मान लेगा? क्या दोनों देशों के बीच व्यापार घाटा कम हो जाएगा या खत्म हो जाएगा? क्या सीमा सुरक्षा की समस्या जो है वो हल हो जाएगी इससे? क्या फेंटानिल का मुद्दा खत्म हो जाएगा इससे? क्या डेयरी विवाद समाप्त हो जाएगा? शायद नहीं। तो फिर ये फैसला आखिर किस चीज का प्रतीक है? शायद शक्ति का, शायद राजनीतिक संदेश का, शायद अमेरिका फर्स्ट के नैरेटिव का। लेकिन यही तो सवाल है, क्या दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होने का मतलब ये है कि हर विवाद में ताकत का प्रदर्शन किया जाए, या असली ताकत वो है जिसमें एक देश बातचीत के जरिए अपने हित सुरक्षित करे? ट्रंप के सामने चुनौती सिर्फ कनाडा की नहीं है, उन्हें यूरोप से संबंध संभालने हैं, चीन से मुकाबला करना है, रूस यूक्रेन युद्ध पर नीति तय करनी है, मध्य पूर्व में तनाव कम करने की कोशिश करनी है, ईरान के साथ टकराव को नियंत्रित रखना है और साथ ही अमेरिकी अर्थव्यवस्था को मजबूत रखना है। अगर अमेरिका हर मोर्चे पर कन्फ्रंटेशन यानी टकराव का रास्ता चुनेगा या चुनता है, तो सवाल उठेगा कि इसका स्ट्रैटेजिक कॉस्ट कितना होगा। क्योंकि सुपर पावर होने का मतलब सिर्फ हथियार रखना नहीं है, सुपर पावर होने का मतलब साझेदारों को साथ रखना है, कूटनीति को मजबूत करना, आर्थिक स्थिरता बनाए रखना और जरूरत पड़ने पर विरोधियों के साथ बातचीत का रास्ता खुला रखना। ईरान के मामले में भी दुनिया इसी सवाल को देख रही है। अमेरिका दबाव बढ़ाएगा या बातचीत करेगा? ईरान पीछे हटेगा या अपनी मौजूद स्थिति पर कायम रहेगा? क्या सैंक्शन से समाधान निकलेगा या डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट ही लंबे समय का रास्ता बनेगा? इन सवालों का जवाब भविष्य की घटनाएं तय करेंगी। लेकिन इतिहास यही बताता है हमें कि किसी भी बड़े अंतर्राष्ट्रीय विवाद में सिर्फ दबाव से स्थायी समाधान हासिल करना आसान नहीं होता। और अगर अमेरिका वास्तव में मध्य पूर्व में स्थिरता चाहता है तो उसे सिर्फ अपनी ताकत नहीं बल्कि कूटनीति की ताकत भी दिखानी होगी।
तो कहानी सिर्फ एक झील की नहीं है, ये कहानी है अमेरिका की उस राजनीति की जहां नाम भी राजनीतिक हथियार बन जाते हैं, टैरिफ भी दबाव का साधन बन जाते हैं और पड़ोसी देश के साथ रिश्ते भी शक्ति प्रदर्शन की राजनीति में उलझ जाते हैं। ट्रंप ने लेक ओंटारियो को लेक अमेरिका कहने का फैसला कर लिया है, लेकिन कनाडा ने कह दिया है हमारे लिए ये लेक ओंटारियो ही है। और यही जवाब ट्रंप की पूरी रणनीति के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या दुनिया सिर्फ इसलिए अमेरिका की हर बात मान लेगी क्योंकि अमेरिका सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है? कनाडा ने फिलहाल इस बात पर ना कह दिया है। ईरान भी वर्षों से अमेरिकी दबाव के सामने अपनी स्वतंत्र नीति की बात करता रहा है। अब देखना यह होगा कि ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति आगे दुनिया को अमेरिका के और करीब लाती है या फिर उसके सहयोगी और विरोधियों दोनों को उससे दूरी बनाने पर मजबूर करती है। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में असली ताकत सिर्फ किसी चीज का नाम बदल देने में नहीं है। असली ताकत ये भी होती है कि बिना धमकी के भी दुनिया आपकी बात सुनने को तैयार है। और अगर किसी फैसले के बाद आपका पड़ोसी कहे आपके लिए जो नाम है हमारे लिए वो नाम नहीं है, तो शायद सवाल सिर्फ नक्शे पर लिखे एक शब्द का नहीं होता। सवाल होता है कि किसकी बात मानी जाएगी। और यही सवाल अब लेक ओंटारियो से लेकर वॉशिंगटन और तेहरान तक गूंज रहा है। बहरहाल हमारी आज की इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। आपकी इस विषय में क्या कुछ राय है, क्या कुछ सोचते हैं इस मुद्दे पर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।